हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गा मीना, सहायक आचार्य गणित। पिछले लेक्चर में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ बेसिक चीज़ें और प्रथम कोटि की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी हमने। उसके कुछ मेथड्स पढ़े थे लाग्रांजेस इक्वेशन से। अब इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। पहले भी हम सिंपल वाले हमारे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती थी, उसमें हम पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता था, उसमें हमारा होता था जो इक्वेशन होती थी। पहले इसकी इक्वेशन देखते हैं, इसका जनरल जो फॉर्म है ना वो देख लेते हैं। इसकी जनरल फॉर्म होती है, हमारा टॉपिक है nवीं कोटि की रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो इसकी जो है उसमें हमारे सिंपल वाले में तो होती थी हमारी इस तरीके से डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू अपॉन में डी एक्स एन माइनस टू अप टू सोन। इस तरीके से चलते जाते थे। पी एन वाई बराबर क्यू। क्यू क्या होता था? क्यू होता था हमारा एक्स का फंक्शन। वो ये हमारा होता था उस वाले में, है ना, सिंपल डेरिवेशन उसमें। इसलिए ये इतनी इक्वेशन इसलिए होती थी। और यहाँ पर जो ये P1 P2 ये Pn जो है, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, यही हमें हल करनी होती थी कि एन कोटि की, एन कोटि है ना, यहाँ पर ये एन कोटि है, तो इसकी ये रैखिक आंशिक अवकल समीकरण हल करनी होती थी हमें विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जिनके जो कोफिशिएंट है वो क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे। अब इसमें तो यार इक्वेशन, इसमें सिर्फ एक ही तो आश्रित चर होता था, एक ही स्वतंत्र चर होता था, इसलिए ये इक्वेशन बनी है। लेकिन हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमें मालूम है एक आश्रित चर होता है और दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट एक ही होता है। ठीक है, तो जेड हमने फंक्शन ले रखा है एक्स और वाई का, है ना। तो अब इसमें देखो क्या है, इसमें जो है इसकी जो समीकरण है वो इस तरीके से बनेगी। ए जीरो डेल एन जेड, ये व्यापक रूप है एक बार, है ना। इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसी टाइप की हमारी इक्वेशन आएंगी। तो व्यापक रूप क्या होता है, एन कोटि की रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का ना। अवकल समीकरण का तो बता रखा है, तो पहले पढ़ चुके हो, हाँ। तो ए जीरो डेल एन जेड अपॉन में डेल एक्स एन प्लस ए वन डेल एन। अब इसमें देखो पहले एक बार एन कोटि का एक पद लेंगे, ये पूरा एक बार। वहाँ तो क्या होता था, डायरेक्ट डेल एन वाई अपन में डेल एक्स एन, क्योंकि उसके अलावा और कोई चर या वो नहीं है हमारा, आश्रित चर और स्वतंत्र चर नहीं, तो डायरेक्ट दूसरे हमारी जो कोटि डेल एन माइनस बना जाती थी। लेकिन इसमें एक बार डेल एन जेड अपन में डेल एक्स एन, फिर डेल एन जेड अपन में डेल एक्स एन माइन एक, पहले एक्स की कोटि कम करेंगे तो वाई आ जाएगा एक, फिर डेल एन जेड अपन में डेल एक्स एन माइनस टू एक पद ये बनेगा, फिर बी जीरो ले लिया, फिर डेल एन माइनस वन जेड अपन में डेल एक्स एन माइनस वन, फिर डेल एन माइनस वन वाला चलता जाएगा, फिर डेल जेड अपॉन में, इसी तरह से करती करती एक कोटि पा जाएगा, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, डेल जेड अपॉन में डेल वाई और एन जीरो जेड। ठीक है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनेगी। और ये ए जीरो ए वन ए टू ए एन सब ये क्या है, हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर एन कोटि की रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में सिर्फ डायरेक्ट एक ही आश्रित और एक ही स्वतंत्र चर होता था, तो डायरेक्ट डी एन वाई अपन में डी एक्स एन फिर प्लस डी एन माइनस वन, एक एक कोटि कम होती चली जाती थी। और यहाँ व्यापक रूप में पहले एन वाली चलेगी, एन वाली इसलिए चलेगी क्योंकि हमारे दो स्वतंत्र चर है ना, तो एक की कोटि कम करेंगे तो दूसरा आ गया, है ना। और फिर एक्स एन माइनस टू कम करते जाएंगे तो एन एक बार एन वाला बनेगा, फिर एन माइनस वन वाला बनेगा, फिर डायरेक्ट धीरे धीरे कम होता होता एक पे आ जाएगा, डेल जेड अपन में डेल एक्स, डेल जेड अपन में डेल वाई प्लस एन जीरो जेड, फिर दोनों की कोटि जीरो हो गई यहाँ पर है, बराबर एफ ऑफ एक्स वाई। वहाँ होता था क्यू, वहाँ क्यू होता था जो किसका फंक्शन होता था, एक्स का फंक्शन होता था, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा व्यापक रूप है, समीकरण नंबर एक इस टाइप से आएगी, जहाँ ए जीरो ए वन ए टू ए एन बी जीरो बी वन बी टू बी एन माइनस वन सी जीरो सी वन अप टू सोन एम जीरो एम वन एन। अच्छा, ये चीज़ और ध्यान रखनी, यहाँ देखो ए जीरो का है ए एन तक कोफिशिएंट, बी जीरो के हैं बी एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ कोटि एन माइनस वन से स्टार्ट हो रही थी, ये एन से हो रही थी। फिर ठीक है, इसी तरह एम जीरो एम
एम की कहाँ तक आएगी, M1 तक, ठीक है, एन की N0 ओनली, ठीक है। बी की ए कम हो गई N-1 पे, सी की N-2 तक, डी की N-3 तक, अप टू सोन चलता जाएगा। एम जस्ट एन से पहले आ रहा है ना, तो M0 जेड डेल जेड अपन में डेल एक्स, M1 डेल जेड अपन में डेल वाई प्लस M0। बस ये एक व्यापक रूप को बताने के लिए ये सब लिखा है। तो देखिए, और सिंपल वाली में भी हम डी अपॉन में डी एक्स को क्या लिख देते थे, कैपिटल डी, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम डेल अपॉन में डेल एक्स को तो लिखेंगे डी, और डेल अपॉन में डेल वाई को क्या लिखेंगे, डी डैश। वहाँ एक ही होता था डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो डी अपॉन में डी एक्स को हम क्या लिख देते थे, डी लिख देते, डी टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर को डी टू लिख देते थे, डी थ्री अपॉन में डी एक्स को हम डी थ्री लिख देते हैं। तो ऐसे चलता जाता था। यहाँ हम डेल अपॉन में डेल एक्स को डी लिखेंगे, डेल अपॉन में डेल वाई को डी डैश लिखेंगे, डेल टू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई को क्या लिखेंगे, डी डी डैश। अगर नीचे डेल एक्स टू होता, डेल टू अपन में डेल एक्स स्क्वायर होता तो डी स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो डेल टू अपन में डेल वाई स्क्वायर होता तो डी डैश स्क्वायर हो जाता, ठीक है। और यहाँ एक बार एक्स के सापेक्ष एक बार वाई के सापेक्ष है, तो इसको लिख देंगे हम डी डैश, ठीक है। तो फ्रॉम 1 से इसमें हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A0 DN, ये ना, फिर A1 DN, ये एक्स की कोटि कितनी है, N-1, तो यहाँ लिख दिया DN-1, वाई की कितनी है, 1 ही है, तो डी डैश ओनली, फिर XN-2, इस तरीके से चलता जाएगा। फिर इसी तरह B0 वाले में, B0 यहाँ पर कितनी कोटि है एक्स की, N-1, तो DN-1। फिर दूसरी टर्म में एक्स के माइनस, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर मैं आपको इसको करेक्शन कर देती हूँ। यहाँ X-1, ये X-2 सॉरी, और वाई और आ जाएगा इसमें, ठीक है, डेल वाई। ये हाँ, ये इसको क्रॉस कर देना, ये टर्म ये लिख दिया है ना, डेल N-2, ये वाली क्रॉस कर दीजिएगा आप, हाँ ठीक। ये चलते गए, इस तरीके से शॉर्ट टर्म सारे लिख दिए। M0 डेल जेड अपन में डेल अपन में डेल एक्स को क्या माना है अपन ने, डी। जेड सब में बाहर लिख लिया जाएगा, ये कैपिटल सब में कॉमन ले लिया है जेड, ठीक है। M0 डी प्लस M1 डी डैश, फिर N0 जेड बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, बराबर f(x, y). तो ये किसका एक तरीके से किसका फलन बन गया, डी और डी डैश, है ना। तो f(d) जेड बराबर f(x, y) होगी ना। समीकरण नंबर, इसको नाम दे दिया हमने, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। तो वहाँ पे भी क्या होता था हमारे सिंपल अवकल समीकरण में, पूर्ण समाकल बराबर कंप्लीट सॉल्यूशन बराबर पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस विशिष्ट समाकलन पी, ठीक है। एचर गुणांक वाले LD लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही इसका भी होएगा, ठीक है सेम। तो अब देखिए, FD डैश जेड बराबर 0, अगर राइट हैंड साइड 0 हुई तो उसका हल क्या होगा, n स्वेज फलन वाले CM। वहाँ तो n स्वेज अचर आता था, ठीक है, वहाँ आता था हमारा n स्वेज अचर, और यहाँ हमारा आएगा n स्वेज फलन आता था, फलन आएगा, ठीक है। तो व्यापक हल जेड बराबर CF प्लस PI, शॉर्ट में लिख दिया, है ना। तो सेम उसी की तरह होगा ये भी, बस इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे जो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर तो हो गया हल n स्वेज फलन वाला CF होता है, अगर 0 हुआ तो ओनली CF। PI निकालते हैं हम किससे, राइट हैंड साइड से, CF निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर राइट हैंड साइड 0 हो गई तो CF ही होगा ओनली उसका व्यापक फलन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखो, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, यही हमारा कोर्स में भी है, 5th यूनिट है शायद आपकी, आप देखिएगा। अचर गुणांक वाले समघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, समघात के नाम से तो आप अच्छे से परिचित हो। समघात का मतलब क्या होता है, जिनकी अगर फलन लेते हैं तो सारे घात बराबर होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं तो कोटि सबकी बराबर होनी चाहिए, है ना, मतलब समान घात की होनी चाहिए। तो जैसे यदि समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 स्टार्टिंग में लिखवाई है मैंने आपको, ये वाली, इसमें जो भी है इनकी सबकी कोटि अगर बराबर हो, समघात यदि समीकरण 1 में प्रयुक्त सभी अवकलज एक ही कोटि के हो, अर्थात A0 DN, इसकी कितनी कोटि होगी, DN, इन दो, इसकी N-1 और इसकी 1 हो गई, कितनी टोटल कितनी होगी, N, इसके N- यहाँ पर 2 आएगा, इसको भी आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 2 आएगा, N-2 आएगा, है ना। तो DN-2 D डैश स्क्वायर, करेक्शन कर लीजिएगा आप इसको, A0 DN, तो ये भी होगी DN, टोटल मिला कर DN ही है, लास्ट में आप AN D डैश N, है ना, जेड बराबर f(x, y), ये एक पद शुरू वाला पद लिया है इसने, है ना। तो उसका तो सारों में भी ऐसे ही चलेगा, सब में ऐसे ही चलेगा। इस वाले की कोटि क्या होगी, शुरू वाली पद ले लिया हमने, तो n कोटि का हो गया, है ना। तो ये n कोटि का सबके बराबर होगी, इसकी n, इन दोनों को जोड़ेंगे तो n, ये हो गया n, ठीक है। तो बराबर f(x, y), तो इत्यादि
तो इत्यादि मतलब सबके ऐसी कोटि बराबर। तो परिणामी समीकरण अचर गुणांक वाली समघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। जो हमारा पहला पद है या पहली जो समीकरण है हमारी, उसमें ये प्रत्येक पद जो अवकलज है उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो शुरू वाला पद क्या है हमारा a0 dn, तो उसकी कोटि होगी n। दूसरा पद क्या है हमारा a1 dn -1 d डैश, तो दोनों अवकलज उनकी कोटि को जोड़ो, उसकी n-1 और ये होगी अपनी n। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेथड, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ज्ञात करने का तरीका निकाल लेते हैं। जैसे उसमें निकालते थे सेम इसमें निकालेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्योंकि उसमें दो, एक ही अचर था, एक ही आश्रित चर था, एक ही स्वतंत्र, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें दो हैं। तो देखो रेखिक आंशिक अवकल समीकरण का CF ज्ञात करना, तो पहले वो समीकरण लिख लेते हैं हम। वही वाली f ऑफ डी डी डैश जेड बराबर 0, वो किसके बराबर होती है, dn प्लस a1 dn -1 प्लस a2 dn -2 d डैश 2 अप टू सोन। सेम वाली इसको समीकरण लिख लेते हैं, an के लिए लिख लेते हैं एक बार, है ना, सिर्फ n वाला है ना, वो लिख लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 नाम दे लिया इसको, f ऑफ x y, ये हो गया राइट आंसर। अब CF ज्ञात करने के लिए हम सहायक समीकरण प्रोसेस लिख लेना। आप सबसे पहला प्रोसेस ये आप नंबर डाल के भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो हम सहायक समीकरण निकालते हैं हमेशा। सहायक समीकरण वहाँ कैसे निकालते थे हम, सिंपल वाले में d बराबर m लिखते थे, और यहाँ हम d बराबर m लिखेंगे और d डैश बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है, वहाँ हम d बराबर 1 लिखते थे, यहाँ हम d बराबर 1 m ही लिखेंगे, वहाँ पे भी d बराबर m लिखते थे, लेकिन यहाँ d डैश और आ रहा है तो d डैश की जगह हम 1 लिख देंगे। यानी जो फंक्शन हमारा f डॉट d डैश था, इसको क्या फंक्शन हो गया, ये fm1 बराबर 0। ये जो हमारा फंक्शन था इसमें ये वाला। ठीक है, पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो समीकरण नंबर 1 में पहले RHS बराबर 0 लिखेंगे और उसके बाद d बराबर m और d डैश बराबर 1 लिखेंगे। यहाँ पर m1 बराबर 0, ये हमारी समीकरण बन जाएगी। ठीक है, फिर खोल लेंगे इस वाले को, इस वाले समीकरण से मान रखा इसमें d बराबर m और d डैश बराबर मान रखा, इसमें रख दिया mn प्लस a1 mn-1 प्लस a2 अप टू सोन an बराबर 0। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 2, ये हो गया हमारी सहायक समीकरण, ये हमारी सहायक समीकरण। अब समीकरण 1 का हल समीकरण 2 के मूलों की प्रकृति में निर्भर करता है, ये बताया। अब इसके मूल निकालेंगे, मूलों के अकॉर्डिंग हम CF निकालते हैं, जैसे वहाँ निकालते थे सेम यहाँ पर। अब देखो पहला, सबसे पहले मैं वहाँ आपको रिवाइज करा देती हूँ, वहाँ कैसे निकालते थे। वहाँ हम निकालते थे m के मान निकाल लिए, और m के मान निकालने पे हमारा कुछ वो बनते थे y1, लिख के बता देती हूँ हमें, y1 बराबर c1 अगर रियल हो तो। इसने पहली कंडीशन ये ली है वास्तविक और भिन्न हो। ठीक है, तो वास्तव तो वहाँ पर क्या निकालते थे, वहाँ जैसे निकल गए मान m बराबर m1 m2 m3 मान निकल गए, तो वहाँ क्या होता था, y1 बराबर c1 e की पावर m1x, y2 बराबर ये हमारा स्वेच हल बनते थे, स्वतंत्र हल m2x, है ना, इस तरीके से बनते थे। फिर हम क्या करते थे, y बराबर में इन सबको जोड़ देते थे, y1 प्लस y2 ये जोड़ देते थे, क्या बनता था, y बराबर c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। इस तरीके से चलता जाता था, डिफरेंट हो तो भिन्न है तो ये चलता था ना। ये तो हमारा हो गया सिंपल अवकल समीकरण का, है ना। अब देखो ये है हमारी आंशिक अवकल समीकरण, तो आंशिक अवकल समीकरण में क्या करेंगे, ये देखिए सहायक समीकरण के सभी मूल वास्तविक और भिन्न हो, तो fm बराबर 0 रखो, मूल के मान निकालो। यानी माना अब हमारे अलग अलग है ना, मूल बोला ना वास्तविक हुआ, तो अलग अलग मान लिया m1 m2 m3 m1 भिन्न भिन्न हो, तो एक के निम्न विभिन्न रेखिक तथा स्वतंत्र हल ये होंगे। z1 बराबर वहाँ होता था y1 बराबर c1, वहाँ मैंने इसमें स्टार्टिंग में भी बोला है कि जो CF होगा वो उसमें क्या होगा, स्वेच्छ फलन हो, जो व्यापक हल होगा उसमें स्वेच्छ फलन होंगे, अनस्वेच्छ फलनों वाला होगा। और हमारे सिंपल अवकल समीकरण में क्या होता था, स्वेच्छ अचर होते थे, यहाँ स्वेच्छ फलन आएंगे। तो स्वेच्छ अचर वहाँ क्या होते थे, c1 e की पावर m1x, यहाँ होंगे हमारे phi1 phi2 phi3 अप टू सोन phi n, है ना। तो z1 बराबर phi1 phi प्लस m1x, z2 बराबर phi2 phi प्लस m2x। ठीक है, इस तरीके से हमारे n मूल निकले m1 m2 mn, तो इसी तरीके से n स्वतंत्र हल निकलेंगे। तो पहला क्या होगा, z1 बराबर phi1 y प्लस m1x, z2 बराबर phi2
वाई प्लस एम टू एक्स, जेड थ्री बराबर वाई प्लस एम थ्री एक्स, जेड फोर बराबर, इस तरीके चलता जाएगा, जेड एन बराबर, देखो वहाँ पर इस तरीके से ये लिखा हुआ है मैंने, इस तरीके से आते थे हल, है ना, ये होता था जेड एन बराबर फाई एन वाई प्लस एम एन एक्स, इस तरीके से। तो हमारा व्यापक हल क्या होगा, जेड बराबर सी एफ, व्यापक हल इसलिए क्योंकि आर एच एस जीरो है, पी आई हमने अभी जीरो माना, ठीक है। तो सी एफ बराबर जेड बराबर, इन सबको जोड़ देंगे जो भी हमारे स्वतंत्र हल होते थे, फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स, फाइव टू अप टू सोन फाइव एन, ठीक है। जहाँ फाइव वन फाइव टू फाइव एन हमारे क्या है, स्वेज फलन है, ठीक है, समझ में आया। ये हमारी समीकरण नंबर 3 डाल दिया हमने। अब सेकंड, दूसरा केस सेकंड, जब सहायक समीकरण के कुछ मूल समान होंगे, 3 मूल माना समान है, m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m, ये हमने समान मान लिया। अब वहाँ क्या होता था, c1 प्लस c2x, है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 5 1 y प्लस m, जो 3 जो बराबर है 5 1 प्लस 5 1 ऑफ y प्लस एम एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 2, वहाँ c1 के साथ और c2 के साथ x जुड़ता था, या फलन के साथ जुड़ जाएगा x, 5 2 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स, क्योंकि 3 है ना इसलिए, तो एक्स स्क्वायर 5 3 y प्लस एम एक्स, मान m है ना। फिर जो नहीं है उनको सेम आगे चलता जाएगा, 5 4 y प्लस एम 4 एक्स प्लस 5 n वाई प्लस एम फाइव एक्स अप टू सोन, ये चलता जाएगा, ठीक है। एन मूल समानो मानो, ये सब के सब समान ही हैं, तो एम बराबर एम वन बराबर एम टू बराबर एम थ्री अप टू सोन, भाई एम मान लिया, मान है ना। तो जेड बराबर 5 1 ऑफ वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स, 5 2 ऑफ वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 5 3 वाई प्लस एम एक्स अप टू सोन एक्स एन माइनस, इसका ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ 3 था तो 2 है, 2 है तो 1 है, तो यहाँ पर एन है तो एन माइनस 1 आएगा, ठीक। यह हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड, जब सहायक समीकरण के मूल क्या हो, सम्मिश्र हो, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपके माना समीकरण सबके 2 मूल आ गए, m1 बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, कॉम्प्लेक्स तो प्लस माइनस साथ में चलते हैं, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो जो हमारे केस फर्स्ट के ये समीकरण है ना, इनमें मान रख देंगे m1 और m2 का, यही हमारा कॉम्प्लेक्स के लिए चलेगा, ठीक है, मान रख देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, डेल टू जेड अपन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड अपन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो समीकरण चेंज कर लो, इसको एक्स वाला है तो डी में चेंज हो जाएगा, डी स्क्वायर मैंने डी डैश स्क्वायर बराबर जेड बराबर 0, ठीक है। सहायक समीकरण निकाल लेते हैं। अब देखो राइट हैंड साइड 0 है ना यहाँ पे, तो पी आई तो 0 ही होगा, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा और वही हमारा व्यापक हल का होगा। तो सहायक समीकरण डी बराबर एम, डी डैश बराबर 1, एम स्क्वायर माइनस 1 एम माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एम माइनस 1 एम प्लस 1, एम बराबर 1 का मान, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये -1 है, -1, इसको -1 लिख लीजिएगा। तो C1 बराबर CF बराबर क्या होता है, y 5 1 1 5 1 y प्लस m1 होता है, m1 की जगह ओनली 1 आ जाएगा और m2 की जगह क्या हो, -1 हो जाएगा। तो यही हमारा व्यापक हल है, क्योंकि CF प्लस PI होता है, PI यहाँ 0। इसी तरह दूसरा देखिए आप, R बराबर ए स्क्वायर टी, आर क्या लिख सकते हैं, मैंने पहले वाले लेक्चर में बता रखा है आपको, बेसिक जब चीज़ें बताई थी, पी क्यू आर। तो आर क्या होता है, डेल टू जेड अपन में डेल एक्स स्क्वायर, टी क्या होता है, डेल टू जेड अपन में डेल वाई स्क्वायर, मान रख दो, फिर से चेंज कर दो डी में और डी डैश में, ये डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, फिर सहायक समीकरण लिख दी, सहायक समीकरण की डी बराबर एम, डी डैश बराबर 1, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो एम के मान के आगे प्लस माइनस ए, सी एफ या बराबर जेड बराबर क्या आ जाएगा, वाई प्लस m1 की जगह ए, m2 की जगह ए माइनस ए, ठीक है। ये आ गया अब D4 के लिए, है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल D4 डेल 4 जेड अपन में डेल x4 माइनस डेल 4 जेड अपन में डेल y4 बराबर 0। तो D4 माइनस डी डैश स्क्वायर बराबर 0, M4 फिर से सहायक समीकरण लिखी, D बराबर m, डी डैश बराबर 1, तो M4 माइनस 1 आ गया बराबर 0। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, ये फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एम माइनस 1 एम प्लस 1, इसका भी ए स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूले से यहाँ पर मान रख दिया एम प्लस आयोटा एम माइनस आयोटा, है ना। तो 4 मान निकल के 1 माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब इसमें मान रख दो वही सी एफ का मान वाई 5 1 वाई प्लस एक्स, 5 2 वाई माइनस एक्स, 5 3 वाई प्लस आयोटा एक्स, 5 4 वाई माइनस आयोटा एक्स। ये मान हो गया। कॉम्प्लेक्स के लिए भी वही होता था, हम इनका और इनका मान रख देते हैं, बस जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आप देखिए, d4 माइनस 2 डी क्यूब डी डैश प्लस 2 डी डैश डी डैश क्यूब माइनस डी डैश 4 जेड बराबर 0। सहायक समीकरण लिख ली, डी बराबर एम डी डैश बराबर 1, m4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसके गुणनखंड का आप कर लो, आप चाहो तो अपने तरीके से कर लो। मैंने ये सिंपल, सबसे सिंपल जो तरीका हम करते आए हैं बचपन से वही करा है कि भाग दे लिया। किससे भाग दिया कि भाई इसमें कुछ रख के देखो, जैसे x माइनस ए एफ एक्स बराबर 0 का रूट कब होता है, जब x बराबर ए रखने पर क्या हो 0, है ना। तो भाई मैंने इसमें 1 रख के देखा, है ना। x माइनस ए जनरल एक थ्योरम होती है, वही है x माइनस ए एफ एक्स बराबर 0 का रूट कब होएगा, जब x बराबर ए रखा इसमें और वो 0 आ गया। तो ठीक है, तो इसमें भी ऐसे कुछ भी सोच लो, 1 रख के देख लो पहले, 1 रखने पर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस का 1 रखा, है ना, तो 1 रख के देखो। अब यहाँ x की जगह क्या है, यहाँ ये x की जगह क्या है, m है। f ऑफ m बराबर है 0 है, तो m बराबर अपन कुछ भी रख के देखेंगे, अगर वो 0 हो गया तो उसका वो क्या हो जाएगा, m माइनस ए एक रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने 1 रख के देखा, 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 0 आ रहा है, तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, m माइनस x की जगह क्या है m है ना, m माइनस और a की जगह क्या रख के देखा है मैंने 1 रख के देखा, तो m माइनस 1 इसका एक क्या हो गया है, इसका एक गुणनखंड हो गया, इसका एक वो हो गया, है ना। तो जो वो आता है उससे उसको भाग दे के देख लो और गुणनखंड हो जाएंगे। तो m माइनस 1 इसका एक गुणनखंड हो गया ना, तो m माइनस 1 में इसका भाग दे के देख लो, पूरा गुणनखंड हो जाएंगे, है ना। ठीक है, समझ में आया। ये लीजिए बचपन पढ़ चुके हैं 6 7 क्लास में कि x माइनस ए एफ ऑफ एक्स बराबर 0 का रूट कब होगा, जब x बराबर ए रखने पर 0 आ रहा हो। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ x की जगह m है। ठीक है, f ऑफ m बराबर 0 है, तो m अपन कुछ भी रख के देखेंगे तो m माइनस ए वो उसका क्या होगा, रूट होगा। तो मैंने एक की जगह 1 रख के देखा, 1 1 1, तो m माइनस 1 इसका रूट आ गया, है ना। भाग दे के देख लो, भाग देना तो आपको आता होगा, नहीं आता फिर भी यहाँ पर लिख देती हूँ। भाग दिया, किससे गुणा करे कि m4 आ गया, m क्यूब से गुणा करा m4 आ गया, है ना। गुणा करके देखो m को m क्यूब से, तो m4 आया माइनस m क्यूब आया, माइनस प्लस ये कट गया, है ना, ये प्लस में चेंज हो गया, माइनस m क्यूब आया क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस 2m माइनस 1। फिर से किससे गुणा करे कि माइनस के m क्यूब आ जाए, माइनस m स्क्वायर से गुणा करा, तो माइनस m क्यूब पे प्लस ये माइनस, ये है नहीं तो अलग से उतर जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1। इनके साइन चेंज मत कर देना, ये ऊपर है नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं। ठीक है, फिर किससे गुणा करें कि एम स्क्वायर आ जाए माइनस का, तो माइनस एम से गुणा कर दिया, माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, ये आ गया, ये कट गया, एम माइनस 1 बचा, 1 से गुणा कर दिया, ये आ गया। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, एम माइनस 1 एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस ये और ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे ना, तो एम माइनस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर एम स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर इन दोनों में से। ठीक है, एम माइनस 1 बचा, यहाँ 1 कॉमन ले लिया माइनस का, तो एम माइनस 1 बचा, एम माइनस 1 फिर से कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर माइनस 1 बचा, एम स्क्वायर माइनस 1 के फिर से गुणन कर दिए, एम माइनस 1 एम प्लस 1, तो 4 इसके बन गए, 1 1 1, 3 तो एक सेम है और माइनस 1 अलग है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से। तो सेम के लिए क्या होता है, 5 1 वाई प्लस एक्स 5 2 वाई प्लस एक्स स्क्वायर 5 3 वाई प्लस एक्स प्लस चौथा अलग है तो 5 4 वाई माइनस एक्स, ये अलग हो गया। ठीक है, ये हमारा एक, ये तो हमारा सब तरीके के बता दिए मैंने सी एफ निकालने के। अब एक थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, ये हमारा पहले वाले चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था आपको, वक्र से गुजरने वाले समीकरण और ये सी एफ दोनों को मिला के है।
तो वह प्रश्न ज्ञात कीजिए जो समीकरण आर माइनस फोर एस प्लस 40 बराबर 0 को संतुष्ट करता है और दो सरल रेखाओं जेड माइनस एक्स बराबर 0 तथा जेड माइनस 1 बराबर एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये बराबर है यहाँ पर, बराबर 0 से गुजरता है। फाइंड द सरफेस विच इज पासिंग थ्रू टू लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन्स, सिंपल जेड माइनस एक्स बराबर 0 तथा जेड माइनस 1 बराबर एक्स माइनस 1 बराबर 0 एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन आर माइनस 4s प्लस 40 बराबर 0। फाइंड द सब, ठीक है। तो आप अपनी इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, आर माइनस 4s प्लस 40 बराबर 0, उसको चेंज कर लो। इसके जो होते हैं संकेत उनमें डेल टू जेड अपन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4 डेल टू जेड अपन में डेल एक्स डेल वाई प्लस 4 डेल टू जेड अपन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। डी में चेंज कर लिया, ये डी हो गया, ये डी डी डैश हो गया, ये डी डैश स्क्वायर हो गया, ठीक है। सहायक समीकरण निकाल लीजिए, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0, गुणनखंड कर लिया m माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो m के मान के आगे 2 तो व्यापक हल इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो जेड बराबर आ जाएगा डायरेक्ट, जेड बराबर 5n y प्लस 2x प्लस एक्स 5 प्लस 2x, ठीक है। यहाँ तक तो अपन निकाल सकते हैं, ये तो हो गया हमारा सी है। अब वक्र से गुजरने वाली समीकरण के लिए हम क्या बताया था कि जो दी होते हैं वक्र, उन्हीं के थ्रू हमको इसमें अलग अलग जो, वहाँ तो हमने क्या निकालते थे, वहाँ हम मान निकालते थे अचरों के, यहाँ मान निकालेंगे फलनों के, स्वेच्छ फलनों के दोनों के मान निकालेंगे और जो समीकरण नंबर 2 है उसमें मान पुट कर देंगे, ठीक है। दोनों फलनों के मान निकाल के मान पुट कर देंगे। तो हमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, जेड बराबर, अच्छा ये एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग लगा, मेरे हिसाब से यहाँ जेड बराबर होना चाहिए, तो आप लोग भी यहाँ पर जेड बराबर कर लीजिए, जेड बराबर एक्स बराबर 0 कर लीजिए, शायद ऐसे मुझे लग रहा है, मैंने करके देखा। तो दिया गया प्रश्न है जेड बराबर एक्स बराबर 0 और जेड माइनस 1 बराबर एक्स माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 3 और 4, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। इससे गुजरता है वो हमारा जो प्रश्न जो हमें दिया गया है, ठीक है, इससे तो गुजर रहा है ना, और उस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, उस प्रश्न को जो निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, स्वेच्छ फलनों के मान निकाल देंगे और उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब 2 व 3 से मान निकालो, जेड बराबर एक्स बराबर 0 रखो तो डायरेक्ट ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, 5 का मान तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 5 y प्लस 2x बराबर 0, समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब 2 व 5 से जेड बराबर क्या आ जाएगा, एक्स 5 मान रख दिया, 5 का मान फिर से 2 में रख दिया, तो जेड बराबर एक्स 5 क्योंकि अब हमें 5 का मान भी निकालना है, तो जेड बराबर एक्स 5 y प्लस 2x बराबर 0, ठीक है। अब 4 का मान और 6 का मान, अभी 5 का मान निकला नहीं है, ठीक है, ठीक है। 5 का मान क्यों जेड में आ रहा है ना, तो जेड को भी हटाना होगा ना, तो 4 व 6 से, 4 व ये 4 और 6 से, ठीक है। यहाँ से x बराबर का x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर y है ना, ये रहा ना, ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने, z बराबर 1 और x बराबर y, तो z बराबर 1 मान यहाँ लिख दिया और y की जगह 3x लिख दिया, ठीक है। फिर y 5 3x बराबर x नीचे चल जाएगा 1/x। अब देखो 3x बराबर t लिख दो, या फिर t लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लिखना तो लिखो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 से हमें मालूम है, इस वाले 4 से x बराबर क्या निकला हमारा y, तो 2x प्लस y लिख दिया बराबर t, तो 5 2x प्लस y 3 में 2x प्लस y, ठीक है। 3x बराबर t लिखा है ना हमने, तो यहाँ पर 1/x, x का मान यहाँ से निकाला, t में 3 1/x सॉरी, तो 3 में t का मान आ गया ना भाई, यहाँ पर 3x बराबर t पुट कर दिया यहाँ से, ठीक है, 3x बराबर t आ गया, और यहाँ से भी तो x का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर रखने पर, यहाँ तो x का मान क्या है, t/3 है, यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2x प्लस वाई और 3 में 2x प्लस वाई, ठीक है, 3 में 2x प्लस वाई, ये समीकरण नंबर 4, इसलिए हमने टी रखा था, जैसे कि हम इसीलिए वो रख पाएँ 2x प्लस वाई, जो हमारा फलन में है ना, फलन में हमारा 2x प्लस वाई तो है, इसीलिए। तो 5 का मान भी निकल गया यहाँ से, है ना, 5 का मान भी निकल गया और 5 का मान भी निकल गया, है ना, और दोनों का मान हम किस में रख देंगे, जो हमारी समीकरण 2 आई थी उसमें रख देंगे। तो जेड बराबर हमारा उसका मान तो 5 का मान तो 0 है ही, ये 5 का ही मान आएगा यहाँ पर, x 3 में 2x प्लस वाई,
3x को उधर ले गए, ये इधर ले आए, बाकी सब 3 के बराबर जेड 2x प्लस वाई। तो ये हमारे प्रश्न की समीकरण है। तो ये तो हमारा हो गया आज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको इसके एग्ज़ाम, मैंने सारी प्रॉब्लम्स भी आपको करा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पीआई निकालने का तरीका बताऊंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।